So let's begin the last portion of our first chapter जो है क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड। तो पहले चैप्टर के लास्ट में जो आ रहा है दैट इज एसए 220। मैंने आपको बताया हुआ है कि एसक्यूसी था वो फर्म लेवल पर क्वालिटी कंट्रोल की बात करता था, और ये है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 220 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट लेवल पर बात करता है। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस की एक बहुत अच्छी टेबल मॉड्यूल ने ही बना करके दी। तो लेट अस गो टू मॉड्यूल्स टेबल जो उन्होंने बना करके दी एसए 220 और एसक्यूसी के बीच में। आइए जरा देखते हैं एसक्यूसी 1 क्या कहता था। एसक्यूसी 1 जो था वो अप्लाई हो रहा था एंटायर फर्म, और जो एंटायर फर्म में क्वालिटी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दे रहा था, वो दे रहा था एंगेजमेंट पार्टनर को। लेकिन एसए 220 कहता है कि आप इस एसक्यूसी के अंदर आपने जितनी क्वालिटी पॉलिसी बनाई हुई है, जब ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो रहा है किसी एंटिटी का, तो उस एंटिटी के ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को परफॉर्म करने वाला कौन है, तो वो है एंगेजमेंट पार्टनर। तो आप एक काम करो प्रभु कि एंगेजमेंट पार्टनर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि जो क्वालिटी पॉलिसी एसक्यूसी 1 में फॉलो हुई है, जो बनाई गई है, फॉर्मुलेट हुई है, उन्हें वो इंडिविजुअल ऑडिट पर इंप्लीमेंट करें। तो वहां लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती थी? सीनियर मोस्ट पर्सन, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो अज्यूम करता था कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे फर्म खुद बोल देती थी कि आप लीडर हो क्वालिटी कंट्रोल की। तो ओवरऑल फर्म के क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर की, जबकि ऑडिट के अंदर एक इंडिविजुअल ऑडिट के अंदर जिम्मेदारी किसकी? तो इंडिविजुअल ऑडिट के अंदर जिम्मेदारी है एंगेजमेंट पार्टनर की। बहुत ही अच्छी बात है। एसक्यूसी 1 सिर्फ ऑडिट पर नहीं लगता, रिव्यू पर भी लगता है, अदर एश्योरेंस पर भी लगता है, रिलेटेड सर्विसेज पर भी लगता है। लेकिन एसए 220 सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट पर लगता है। यहां जो भी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है वो फर्म एज अ होल पे बनाया जाता है, जबकि एंगेजमेंट टीम को वो जो बना हुआ सिस्टम उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी एसए 220 में दी जाती है। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो चौथा अंतर ऊपर के तीनों अंतर को मिला के उन्होंने दे दिया। इट पर्टेन टू एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन टू प्रोवाइड अ फर्म विद अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट सो दैट द रिपोर्ट इशूड बाय द फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर आर एप्रोप्रिएट। ये तो अपन पढ़ चुके हैं। सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एसिड 20 एसिड 220? एसिड 220 जो आपकी ये वाली लाइन है ना, इसका ऑब्जेक्टिव देखना क्या होगा एसिड 220 में। इट पर्टेन्स टू, यहां क्या लिखा था? एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन टू प्रोवाइड फर्म विद अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद प्रोफेशनल रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट सो दैट द रिपोर्ट इशूड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर आर एप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांसेस। ये अपन ने पढ़ा हुआ है। हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? अब मैं आपको यहीं से लेके जाऊंगा किसके ऑब्जेक्टिव पे? एसिड 220 के। यहां हमने क्या पढ़ा? एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल।
that designed to provide firm with a reasonable assurance that firm and its personnel comply with professional and regulatory requirement and legal requirements so that the report issued by the firm or the engagement partner are appropriate in circumstances. ये तो अपने को रटने की भी जरूरत नहीं, हो तो अपने को बहुत अच्छे से मालूम। अब यहीं से हम घुसते हैं कहा, एसिड 220 के ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, यहां पर ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म नहीं है, यहां पर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर है, टू इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर, जो कहां डिसाइड की हुई है, एसक्यूसी 1 में, एट फर्म लेवल नहीं, एंगेजमेंट लेवल पे, टू प्रोवाइड एन ऑडिटर, और ये किसको रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, ऑडिटर को, क्या कि जो ऑडिट है वो कंप्लाई करता है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट, और ऑडिट रिपोर्ट जो इशू कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस में इशू कर रहे हैं। अब आप दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए। वहां था to establish the policies and procedure at firm level, to provide an assurance to firm and engagement team that audit has been carried out in accordance with professional standard, regulatory requirement, legal requirement, and the report, audit नहीं लिखा था वहां, the report issued is appropriate in circumstances। चूंकि ये ऑडिट हो गया है तो हर जगह रिपोर्ट के पहले क्या आ गया, ऑडिटर आ गया, और वहां पे ये था कि दी ऑडिट इंप्लाइज विद, तो ये इतना सा चेंज जो है ये वहां पर आया है। मेरे हिसाब से अब रटना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसक्यूसी 1 का ऑब्जेक्टिव क्लियर है। जो एसक्यूसी 1 का ऑब्जेक्टिव था वो हमने पहले ही क्लियर कर लिया था, तो अब उस ऑब्जेक्टिव पर आए अगर वापस, तो वो ऑब्जेक्टिव था फर्म शेल एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन टू प्रोवाइड with reasonable assurance to firm and personnel that professional standard, regulatory requirement और legal requirement पूरी हुई है, and report is issued by firm and engagement partner are appropriate in circumstances। तो अब हम यहाँ पर क्या चेंज कर रहे हैं, फर्म शुड एस्टेब्लिश की बजाय हमने यहाँ क्या कर दिया, एंड ऑडिट should be conducted by implementing the quality control system so as to give a reasonable assurance to the engagement partner that audit is complying with professional standard, regulatory and legal requirement, and the audit report issued by the firm or engagement partner are appropriate in circumstances। छोटी सी चेंज है, छोटा सा। तो आपको अब इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स में कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन दोनों ऑब्जेक्टिव की यहां के बाद की रामायण तो बिल्कुल ही सेम है। विथ रीजनेबल एश्योरेंस दैट ऑडिट कंप्लाइज विथ दिस एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट कंप्लाइड विथ दिस, बड़ा सिंपल। तो कहने का मतलब ये है भाई साहब कि बहुत ही सिंपल सी बात है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर भी वही रिक्वायरमेंट है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, ओके, एक्सेप्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस है, मॉनिटरिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, सब कुछ वैसा का वैसे ही है। लेकिन ये सारी जिम्मेदारियां अब किस पर हैं, एंगेजमेंट पार्टनर पर है, ना कि किस पर, फर्म पर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही आपको पता चल जाएगा कि यहां क्या हो रहा है। एंगेजमेंट पार्टनर shall take responsibility for overall quality on each audit engagement to which that partner is assigned। उस दिन एसक्यूसी में हमने पढ़ा था कि हर एंगेजमेंट को एक एंगेजमेंट पार्टनर देना पड़ेगा,
अब हम कह रहे हैं हे एंगेजमेंट पार्टनर, तुझे जहां जहां पार्टनर बनाया गया ना बंधु, जहां जहां तुझे पार्टनर बनाया गया ना दोस्त, वहां वहां ओवरऑल क्वालिटी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी ही है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर। वहां हमने लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या देखा था? मेंटेन करो कल्चर ऑफ ऑनेस्टी, एग्जाम्पल सेट करो, पनिश करो, इंसेंटिव दो, बहुत सारी चीजें देखी थी वहां की लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में। यहाँ लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ एक काम है, तू एंगेजमेंट पार्टनर है ना, भी तेरे को ध्यान रखने का है ओवरऑल क्वालिटी मेंटेन हो रही कि नहीं। क्या करेगा एंगेजमेंट पार्टनर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए? तो जैसे वहां पे चल रहा था वैसे यहां भी एप्रोप्रिएट मैसेज देना है एंगेजमेंट टीम के लोगों को। एंगेजमेंट पार्टनर को ऐसे एक्ट करना है और ऐसे मैसेज देना है एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को कि जो एंगेजमेंट की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मतलब ऑडिट के अंदर जो क्वालिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको उठाना किसने है? एंगेजमेंट पार्टनर। हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी इन ऑडिट एंगेजमेंट? एंगेजमेंट पार्टनर। तो एंगेजमेंट पार्टनर को खुद और उसकी एंगेजमेंट टीम को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, और वो कोऑर्डिनेट करने के लिए दो काम करना पड़ेगा। पहला, एम्फेसाइज करना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी क्या है, और ये फैक्ट बताना पड़ेगा पूरी एंगेजमेंट टीम को कि क्वालिटी इज इसेंशियल इन परफॉर्मिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। यही दोनों काम वो वहां कर रहे थे। एंगेजमेंट और एसक्यूसी वन में लीडर, क्वालिटी कंट्रोल लीडर, वो यही काम कर रहे थे, लेकिन उनके काम थोड़े से ऊपर ऊपर वाले थे, ये काम थोड़े से अलग। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की ये है कि वो दो चीजें एम्फेसाइज करें। पहला, ऑडिट की क्वालिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और दूसरा, ऑडिट की क्वालिटी ही इंपॉर्टेंट। फिर से बोल रहा हूं, समझो। जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसे बार बार ये एम्फेसाइज करना पड़ेगा अपनी टीम को, खुद को, सबको, कि भाई ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी, और क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है, और ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन कर, ऑडिट के अंदर क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है? तो पहला, परफॉर्म करो ऑडिट इन कंप्लायंस विद वही तीन चीजें, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट, कंप्लाई करो ताकि ऑडिट सही हो। अच्छी बात है, तो बढ़िया है, और क्या चाहिए। कंप्लाइंग विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी, ये नई चीज आ गई, क्योंकि फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी वहां बनी हुई है, इस ऑडिट पर लगाना हमारी जिम्मेदारी। फिर वही ढाक के तीन पांच, भैया अप्रोप्रिएटली ऑडिट रिपोर्ट इशू करना जो सरकमस्टांसेस के हिसाब से अप्रोप्रिएट हो। ठीक है भाई साहब, लेकिन एक नई चीज और डाली, एंगेजमेंट टीम में इतनी एबिलिटी होना चाहिए और इतनी फियरलेसनेस होनी चाहिए कि ऑडिट के दौरान अगर उनको कोई मिस्टेक मिली है तो वो मिस्टेक को वो एप्रोप्रिएट लेवल पर जाकर कंसर्न उठाएं, बताएं, ऐसा माहौल ना हो
कि एंगेजमेंट पार्टनर से बात करने में भी डर रहे हो लोग। क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना कैसे होगा? हाउ डू वी मेंटेन द क्वालिटी? तो सर, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए चार चीजें, दो चीजें तो ऑब्जेक्टिव से आ गई, तो वो तो मुझे कोई मतलब, ये दो चीजें तो मेरे ऑब्जेक्टिव से ही उठ के आ गई। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट, तो कंप्लाई। यार भैया, ये पढ़ पढ़ के मैं पागल हो चुका हूं, पिछला आज 7वां दिन है मेरा। और दूसरी बात, ये पढ़ पढ़ के भी मैं पागल हो गया हूं कि जो ऑडिट रिपोर्ट दो, ऑडिट रिपोर्ट उन सर्कमस्टेंसेस में अप्रोप्रिएट हो। और भाई ये भी मुझे याद। और तीसरा, मुझे याद करने की इसलिए जरूरत नहीं कि SQC 1 लगाया इसलिए ताकि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हे एंगेजमेंट पार्टनर, अगर तेरे को क्वालिटी मेंटेन करनी है ऑडिट में, तो तेरे को क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड तो लगाना ही पड़ेगा SQC 1। ओके। चौथी बात ही एकमात्र नई बात है जो सामने आई, और उसमें यह कहा गया कि एंगेजमेंट टीम की ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रेज करे कंसर्न विदाउट फियर एंड रिप्रेजल, बिना इस डर के कि उनका कुछ बिगड़ जाएगा। उनमें ये एबिलिटी होनी चाहिए। हमारी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते समय एंगेजमेंट पार्टनर को यह ध्यान रखना चाहिए, इस बात पे एम्फेसिस देना चाहिए कि हे टीम मेंबर, तुम जा रहे हो ना, तुम जाओ, लेकिन अगर कुछ भी परेशानी आए, कोई भी कंसर्न आए, कोई भी इंडिकेशन मिले, कैसी भी सिचुएशन आए, जो भी मैटर हो, रेस करो फॉर्म पर, मुझे बताओ, एंगेजमेंट पार्टनर को बताओ। संकोच मत करो। चीजें अगर छूट गई तो फ्रॉड हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, ऐसे 220 का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? सिंपल ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर जो SQC 1 में डिसाइड की गई थी, उन्हें ऑडिट लेवल पर ला करके लगाना है, एंगेजमेंट लेवल पे लगा के लगाना है, ताकि अश्योरेंस मिल जाए कि ऑडिट जो है वो PSRR और LR के साथ हुआ है, ऑडिटर की रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है। उसके अंदर ही लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोला भैया ये ऑडिट है, इस ऑडिट की क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी एंगेजमेंट पार्टनर। और सुन बे एंगेजमेंट पार्टनर, दो बातें एम्फेसिस कर दे सबको, एक तो ऑडिट क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी, और दूसरा ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है। ऑडिट की क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी, दो तो वो ऑब्जेक्टिव हो गए, एक क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी आ गई, एक इनको बोल दे भाई डरना वरना मत, जब भी कुछ हो तुरंत आप घर बताओ। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर उसने ये क्वेश्चन पूछा कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एट फर्म लेवल क्या है, तो मेरे प्यारे भाई, फर्म लेवल वाली लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना। और अगर उसने पूछा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एट इंडिविजुअल ऑडिट लेवल, तो मेरे दोस्त ये वाली बताना। गड़बड़ मत कर देना। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एट फर्म लेवल अलग है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑडिट लेवल अलग है, दोनों अलग अलग हैं, कृपया ध्यान दें। 7वां घंटा चल रहा है ये, छठा ही मानूंगा, पहले आवर में तो हमने सिर्फ कैसे पढ़ना है वो बात की थी। तो इट्स 6 आवर ऑफ क्वालिटी। मेरा ख्याल अब तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। देन इथिकल रिक्वायरमेंट्स, सर वहां भी पड़ी थी इथिकल रिक्वायरमेंट्स, हाँ ना, यहां भी आ गया इथिकल रिक्वायरमेंट, हाँ। एंगेजमेंट पार्टनर, यहां सारे मर्ज की एक ही दवा, एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर शुड आइडेंटिफाई थ्रेट्स, जो भी इंडिपेंडेंस की थ्रेट्स है उनको आइडेंटिफाई कर बाबू। जी कर लिया, क्या करूं? देख उनको, एलिमिनेट और रिड्यूस हो रही है कि नहीं एक्सेप्टेबली लो लेवल पर, हो रही है, हाँ तो कर दे। नहीं हो रही है, ओहो, नहीं हो रही है,
तो रेलेवेंट पर्सन को फॉर्म में ये बताओ कि अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा इस थ्रेड को रिड्यूस करने और एलिमिनेट करने के लिए, और नहीं हो रही है तो विड्रॉ कर लो एंगेजमेंट से। सर ये तो अपने वहां भी पढ़ा था, वो पॉलिसी थी, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। वह पॉलिसी थी कि फर्म को अगर लगता है कि वो थ्रेड्स को एलिमिनेट नहीं कर पा रही है तो फर्म को एलिमिनेट रिड्यूस और एलिमिनेट नहीं कर पा रही है तो फर्म को विड्रॉ कर लेना चाहिए एंगेजमेंट से। या ऑडिट पे आ गए है भैया, ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट में थ्रेड दिख रही, हाँ एलिमिनेट करो नहीं हो रही, रिड्यूस करो नहीं हो रही, तो बताओ फॉर्म लेवल पे जाके बताओ कि भाई ये नहीं एलिमिनेट हो रही है, ताकि एसक्यूसी 1 के हिसाब से डिसीजन लिया सके कि विड्रॉ करना है क्या एंगेजमेंट। समझ में आई बात? जो एसक्यूसी 1 था उसका ये इम्प्लीमेंटेशन है, तो बातें तो वही होनी। पर मॉड्यूल में देख देख के आदमी, और बोले अभी तो एसक्यूसी हुआ है और फिर ऐसे 220 करेंगे, अरे है क्या उसमें ये बताओ मेरे को, जो वहां पड़ा है उसका इम्प्लीमेंटेशन। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस सेम है, कुछ नया नहीं देखना है। एसक्यूसी 1 में जो लाइन दी है बिल्कुल वैसे ही। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट पार्टनर को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो एंगेजमेंट टीम है और साथ में अगर कोई एक्सपर्ट्स लग रहे हैं, कलेक्टिवली वो कॉम्पिटेंट है और कैपेबिलिटीज उसमें है। भैया एंगेजमेंट टीम ढंग की सिलेक्ट कर, ये तेरी जिम्मेदारी है। क्वालिटी कंट्रोल वाले पीपुल ले, जिनमें क्वालिटी हो, जिनमें कॉम्पिटेंस हो, जिनमें कैपेबिलिटी हो, जो इथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करते हो, ऐसे लोगों को तू अपनी टीम में रख। जी भाई साहब, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस करते समय ये ध्यान रखना एंगेजमेंट पार्टनर कि तू ही रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन, सुपरविजन और परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट के लिए, और तू ही रिस्पॉन्सिबल है एप्रोप्रिएट रिपोर्ट देने के लिए। तो एक बात का खास ख्याल रखना है एंगेजमेंट पार्टनर कि चूंकि तू एप्रोप्रिएट रिपोर्ट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी तुझे ही लेना पड़ेगा। नहीं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिए गए हैं या नहीं, ये तुझे इंश्योर करना पड़ेगा। अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो कंसल्टेशन भी तुझे करना पड़ेगा। और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पूरा रिव्यू तू करेगा इससे पहले कि ऑडिट रिपोर्ट ईक्यूसीआर के पास जाए। ईक्यूसीआर के पास रिपोर्ट जाने से पहले तुझे ये रिव्यू करना पड़ेगा कि तेरे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है। कितने काम दे दिया आपने एंगेजमेंट पार्टनर को एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में? बाबू डायरेक्ट करो, बाबू सुपरवाइज करो, बाबू रिव्यू करो। जी भाई साहब, डायरेक्ट भी करूंगा, सुपरवाइज भी करूंगा, रिव्यू भी करूंगा। तो करो, डायरेक्शन दो, सुपरविजन करो, रिव्यू करो। एप्रोप्रिएट रिपोर्ट भी तेरे को देनी है, और बाबू एप्रोप्रिएट रिपोर्ट तो तब आएगी जब तूने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिटेंस इंक्लूड कर लिए कि नहीं ये देख लिया होगा, और अगर कोई कंसल्टेशन चाहिए तो तूने कंसल्टेशन ले लिया होगा, और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबको अच्छे से रिव्यू कर लेना, क्योंकि फिर कोई क्यूसीआर 12 बजे आएगा। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस वहां ओवरऑल लेवल पे था, यहां उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। वहां एंगेजमेंट परफॉर्मेंस था कि एंगेजमेंट टीम को ध्यान रखना चाहिए, यहां एंगेजमेंट पार्टनर को ध्यान रखना चाहिए। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसकी है? एंगेजमेंट पार्टनर की। नाउ EQCR, इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी, वहां तो आपको EQCR करवाना ही है, लेकिन इसके अलावा भी फर्म अगर स्वेच्छा से चाहती है कि कुछ बड़े ऑडिट से अपने पास तो उनका EQCR करवा लो, तो EQCR करवाना चाहिए। अब EQCR कर होते समय एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? EQCR मैंने आपको बताया था कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या करता है, वो जितने सिग्निफिकेंट डिसीजंस होते हैं जो फर्म ने लिए, जो
एंगेजमेंट पार्टनर ने लिए हैं वो उनको इवेल्युएट करता है ना। और ये भी देखता है कि वो रिपोर्ट अप्रोप्रिएटली गई कि नहीं गई, वो भी देखता है कि कंक्लूजन प्रॉपर है कि नहीं, ओपिनियन प्रॉपर है कि नहीं, वो सारी चीजें देखता है। अब इस इक्यूसीआर को यहाँ क्या बोला गया है? इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी, इन केसेस वेयर द फर्म डिसाइड्स दैट ऑडिट इज सब्जेक्ट टू इक्यूसीआर। कई बार फर्म स्वेच्छा से भी डिसाइड कर सकती है कि हमको इक्यूसीआर करवाना, करवाओ, कौन मना कर रहा है? एंगेजमेंट पार्टनर शैल डिटरमाइन दैट इक्यूसीआर अपॉइंटेड और नॉट। भाई ऑडिट हो गया, इक्यूसीआर का है, बोले फर्म ने तो अपॉइंट ही नहीं किया, तो तू जा फर्म में बोल इक्यूसीआर अपॉइंट करो जी। फिर उस इक्यूसीआर से डिस्कस करना सिग्निफिकेंट मैटर जो ऑडिट के दौरान हुए थे, जिन पे तुमने डिसीजन लिए थे। कुछ ऐसे भी मैटर होंगे जो इक्यूसीआर ने तुमसे क्या किए होंगे, रेज किए होंगे क्वेश्चन, के बारे में जवाब सवाल करो। लेकिन ध्यान रखना, ऑडिट चलते में इक्यूसीआर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पता चला ऑडिट चल रहा है, अपन बार बार जाके इक्यूसीआर को परेशान कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम ऑडिट कर रहे हैं, हमें कोई जजमेंट लेना है और उस जजमेंट के लिए हम इक्यूसीआर के पास पहुंच गए, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के पास पहुंच गए ना, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के पास पहुंच गए ना। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपने डिसीजन लेने में इन्वॉल्व मत करो, नहीं तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब वो इक्यूसीआर आपका इक्यूसीआर करने आएगा तो क्या खुद के डिसीजन को रिव्यू करेगा? इसलिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को आप जाके बीच में परेशान करो कि भाई साहब जरा एक बार ये देख लेना। नहीं, हाँ ऑडिट खत्म हो गया, हाँ अब तुम इक्यूसीआर के सामने बैठे हो, हाँ अब तुम जितना डिस्कस करना है करो। और वो भी तुमसे पूछेगा कि ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं, वो जो मैटर रेज करेगा वो बताओ। और सुनो, रिपोर्ट इशू मत करना जब तक इक्यूसीआर कंप्लीट ना हो जाए। तो हे एंगेजमेंट पार्टनर, ऐसे 220 में तेरी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला, डिटरमाइन कर कि इक्यूसीआर अपॉइंट हुआ कि नहीं। दूसरा, मैटर डिस्कस कर ऑडिट खत्म होने के बाद, सारे मैटर डिस्कस करो उसके साथ बैठकर, वो भी तुमसे मैटर डिस्कस करेगा। लेकिन ध्यान रखना, जब तक इक्यूसीआर खत्म ना हो जाए ऑडिट रिपोर्ट इशू मत करना। फिर से ध्यान देना, इक्यूसीआर क्या क्या करेगा, कब? ऑडिट करते टाइम। ऑडिट का रिव्यू करते समय इक्यूसीआर को क्या क्या देखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्त। बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि इक्यूसीआर का इवैल्यूएशन में क्या होना है। इक्यूसीआर के इवैल्यूएशन में इंक्लूड होता है सिग्निफिकेंट मैटर जो इक्यूसीआर को मिले हैं वो एंगेजमेंट पार्टनर से डिस्कस करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू करता है, सिलेक्ट करता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू सिग्निफिकेंट मैटर, और ये देखता है कि उस पर जो कंक्लूजन लिया है एंगेजमेंट टीम ने वो सही लिया है या नहीं लिया है। फिर उन कंक्लूजन को वो किसके साथ चेक करता है? रिपोर्ट के साथ। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्यूसीआर इवैल्यूएट क्या करता है? तो इक्यूसीआर इवैल्यूएट करता है, पहला, डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर विथ एंगेजमेंट पार्टनर, ओके, रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, ओके, revised select documentation relating to significant judgment and what conclusions are taken by engagement team वो देखता है। इवैल्यूएट करता है डॉक्यूमेंटेशन विथ रिपोर्ट, उसके बाद और इवैल्यूएट करता है कि क्या एंगेजमेंट टीम ने अपनी इंडिपेंडेंस इवैल्यूएट की थी, क्या एंगेजमेंट टीम ने प्रॉपर कंसल्टेशन लिया था जब उनको चाहिए था,
क्या डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू करने पर वो ये पा रहा है कि जो एंगेजमेंट टीम ने जजमेंट लिए हैं वो सही लिए? तो एक EQCR इस तरीके से इवेल्युएट कर रहा है। अभी आप रोको यहां पर, टेक अ पॉज, क्योंकि अपने को रटना नहीं है ना। अब आपको मैं उस कहानी को आगे बढ़ाता हूं जिस कहानी पर मैंने आपको उस दिन पहुंचाया था। क्लाइंट 3 का ऑडिट आ गया और क्लाइंट 3 के ऑडिट को हमने दे दिया मिस्टर पी को, और ये मिस्टर पी बन गए एंगेजमेंट पार्टनर। और अब यहां से शुरू होता है खेला एसिड टू 20 का। एंगेजमेंट पार्टनर को सबसे पहले इंश्योर करना है कि क्या इस क्लाइंट को कंटिन्यू करने के अंदर फर्म का जो डिसीजन है वो सही है या नहीं। एंगेजमेंट पार्टनर को सिलेक्ट करनी है अपनी टीम, और अपनी टीम को एम्फेसाइज करना है कि क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी है और क्वालिटी कंट्रोल हम ऐसे लेंगे। और एंगेजमेंट टीम को बताने की जरूरत है कि क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने में हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हमें इथिकल रिक्वायरमेंट्स का फॉलो अप करना है। याद आया सबको? तो जितनी चीजें हैं सारी बतानी पड़ेंगी कि हमको करना क्या है। इथिकल रिक्वायरमेंट्स का फॉलो अप करना है, ये वो जो भी अपनी सारी चीजें हमने देखी वो। उसके बाद एंगेजमेंट पार्टनर को अब यहां पर एक बात देखना है कि एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के पास जाए उससे पहले देखना है पूरा डॉक्यूमेंटेशन सही है या नहीं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिए या नहीं, इथिकल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, टेक्निकल स्टैंडर्ड जो भी उनसे कंप्लाई हुआ है या नहीं, वो तो देखने ही देखना था। इसके बाद फिर से एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा? एंगेजमेंट पार्टनर अब EQCR के साथ बैठेगा। EQCR क्या करेगा? एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो रहा है और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर रिव्यू कर रहा है। क्या क्या रिव्यू करेगा वो चार बातें होंगी कि वो क्या क्या रिव्यू करेगा। जब तक इस एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का डिस्कशन खत्म ना हो जाए ऑडिट रिपोर्ट मत इशू करना। तो कहने का मतलब जहां SQC1 खत्म हुआ वहां से कौन शुरू हुआ? एसिड 220। और एसिड 220 पूरा का पूरा इंप्लीमेंटेशन करवा रहा है SQC1। अब देखो मैं आपको फिर से लेके आता हूं। मिस्टर पी को हमने ऑडिट दे दिया कि मिस्टर पी एक्स लिमिटेड का ऑडिट आपको करना है। मिस्टर पी को हमने एंगेजमेंट पार्टनर बना दिया, और एंगेजमेंट पार्टनर बनाने के बाद हमने मिस्टर पी को कहा कि जाओ मिस्टर पी एक्स लिमिटेड का ऑडिट करो। ये एक लिस्टेड एंटिटी है और इस लिस्टेड एंटिटी का एक्सटर्नल क्वालिटी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी होगा। अब मिस्टर एक्स की यात्रा एसिड 220 में होती है शुरू। मिस्टर एक्स की मिस्टर पी की यात्रा, फिर से बोल रहा हूं, वापस लेता हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो। मिस्टर घनघोर नाम ले लो, पी में गड़बड़ हो जाएगी। एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो राधे श्याम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में एक पार्टनर है। राधे श्याम एंड कंपनी के पास एक्स लिमिटेड लिस्टेड एंटिटी का एक ऑडिट है और मिस्टर घनघोर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को उस ऑडिट का एंगेजमेंट पार्टनर नियुक्त किया है। राधे श्याम एंड कंपनी की अपनी क्वालिटी पॉलिसीज हैं जो SQC1 से उन्होंने बना के रखी।
ऐसे 220 में अब घनघोर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ऐसे 220 फार्म लेवल पर नहीं लग रहा है, एंगेजमेंट लेवल पे लग रहा है, इसलिए घनघोर जो इस एंगेजमेंट पे आया है एक्स लिस्टेड कंपनी के ऑडिट पे, घनघोर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मिस्टर घनघोर का ऑब्जेक्टिव है कि वो सबसे पहले देखेंगे कि जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एसक्यूसी 1 में डिसाइड की है वो एंगेजमेंट लेवल पर लगी है या नहीं लगी है, ताकि घनघोर को ये रीजनेबल एश्योरेंस हो जाए कि जो ऑडिट किया गया है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया गया है, और जो घनघोर ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहा है वो एप्रोप्रिएट है उन सर्कमस्टांसेस में जिनमें उसे इशू कर रही है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसक्यूसी एट एंगेजमेंट लेवल, इसको आप कह रहे हो क्या? ऐसे 220। नेक्स्ट, मिस्टर घनघोर, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेते हो? मिस्टर घनघोर, तुम एंगेजमेंट पार्टनर हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम ओवरऑल क्वालिटी ऑडिट की एक्स लिमिटेड की ऑडिट की मेंटेन करोगे, क्योंकि तुमको एक्स लिमिटेड का ऑडिट दिया गया है। घनघोर, एक्स लिमिटेड के ऑडिट में क्वालिटी मेंटेन करने की पूरी जिम्मेदारी तेरी है, ठीक है? और सुन घनघोर, तू दो बातों को एम्फेसिस कर दे सबको। क्या एम्फेसाइज कर दूं दो बातों को? एक तो क्वालिटी कंट्रोल अगर अपने को ऑडिट में चाहिए तो क्या क्या इंश्योर करना पड़ेगा, और दूसरा ये इंश्योर जरूर करना पड़ेगा कि क्वालिटी हो ऑडिट में। एक तो घनघोर, तुझे ऑडिट में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये लोगों को बता। और सुन, क्वालिटी मेंटेन करनी अपने ऑडिट, quality is essential in performing the audit. And how would you maintain this quality? By these four things we will emphasize to everyone. हर आर्टिकल को पकड़ के, हर एंगेजमेंट टीम के मेंबर को पकड़ पकड़ के ये बताना है कि सुनो, क्वालिटी बहुत इसेंशियल है जी भाई साहब, और सुनो, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अपने को ये करना पड़ेगा क्या? वही ढाक के तीन पात, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट, ये फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी भी फॉलो करनी पड़ेगी जो अपन ने इसके जीवन में लगा रखी है। अच्छा, सुनो, तुमको जो रिपोर्ट देनी है वो एप्रोप्रिएट वो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अच्छा, सुनो यार, देखो, तुम जितने भी मेरे चंगू मंगू हो, घनघोर के साथ चंगू आर्टिकल है, मंगू आर्टिकल है, चंदा आर्टिकल है, बंदा आर्टिकल है, बहुत सारे आर्टिकल्स, और एक एक्सपर्ट भी है, चांदमल जी। तो चंगू हो, मंगू हो, चंदा हो, वृंदा हो, चांदमल जी हो, सब क्या है? एंगेजमेंट पार्ट, एंगेजमेंट टीम का हिस्सा है। उनको सबको समझाओ, तुमको कभी भी कोई दिक्कत आए तो डरना मत, तुरंत हमसे आकर कहना, हमसे आके कहो, एंगेजमेंट पार्टनर हूं मैं, मुझसे रिजॉल्व होगा तो मैं रिजॉल्व करूंगा, नहीं तो ऊपर लेवल पे लेके जाऊंगा, वहां रिजॉल्व करेंगे, उनसे भी नहीं हुआ तो दूसरी फर्म से अपनी उनसे रिजॉल्व करवाएंगे इशू रिजॉल्व करवाएंगे। बस संकोच न करें, तुरंत आकर बताएं। चार चीजें एम्फेसाइज करनी अपनी एंगेजमेंट टीम को, मिस्टर घनघोर जी। हे घनघोर, बोलो, क्या तुम्हें एक्स लिमिटेड के ऑडिट में ऐसी कोई थ्रेट मिली जिनसे तुम्हें लग रहा है कि ये थ्रेट एलिमिनेट और रिड्यूस नहीं हो पाएगी? हाँ सर, थ्रेट्स है, बैंकर थ्रेट्स, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम ही लोग एक्स लिमिटेड के सब कुछ थे आज से पिछले 5 सालों से। इस बार हमसे ये सब हटाकर हमें क्या दे दिया गया है? स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये नहीं हो पाएगा। फैमिलियरिटी थ्रेट भी बहुत है, बहुत ज्यादा फैमिलियरिटी थ्रेट आएगी, और बहुत ज्यादा सेल्फ रिव्यू थ्रेट आएगी, और हैंड इन हैंड ही काम किया है हमने पिछले 5 साल में। अब हम ये नहीं है और अब हमें स्टैट्यूटरी राइटर बनाकर या कोई मतलब नहीं है सर। एवरीबडी नोज एवरीबडी, फैमिलियरिटी थ्रेट भी है और सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी है। मोस्ट ऑफ द डिसीजन विच आर टेकन लास्ट ईयर आर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिस ईयर, तो ये नहीं करना चाहिए अपने।
क्या करें? विड्रॉ कर लो सर एंगेजमेंट अगर पॉसिबल हो तो। बिल्कुल सही बात है। अगर आप रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो विड्रॉ। तो एंगेजमेंट पार्टनर क्या कर रहा है? घनघोर क्या कर रहा है? घनघोर ये चीजें ले जाकर फॉर्म में लेके जाकर लीडर जो है ना, क्वालिटी कंट्रोल लीडर, उसको बोल रहा है सर नहीं हो पाएगी, थ्रेट एलिमिनेट, विड्रॉ कर लो। हाँ तो ये तेरी ड्यूटी है कि अगर मान लो, ये चीज तो ये थी कि क्वालिटी कंट्रोल से ये डिसाइड हो जाना चाहिए था कि ऑडिट लेना ही नहीं है, क्योंकि एलिमिनेट ही नहीं हो रही। और हो सकता है उस समय क्वालिटी कंट्रोल के कोई लैप्सेस रह गए हो जिसके कारण ये ऑडिट ले लिया। अब एंगेजमेंट पार्टनर बोलना नहीं लेना चाहिए। अब लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ऑडिट साला यहाँ ले कैसे लिया जब इसमें इतनी थ्रेट्स थी। तो जब एसक्यूसी वन ये कह रहा था कि थ्रेट नहीं, तो फिर मतलब है कि क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी में कहीं लैप्सेस है। अब एसक्यूसी वन में लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो उसको रिपेयर करे। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल एंगेजमेंट, सॉरी, जो अपना एंगेजमेंट पार्टनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी है कि ऑडिट आने के बाद भी अगर उसको लगता है कोई थ्रेट है तो तुरंत जाए और बोले कि साहब दूर कर दो। घनघोर ने अपना ऑडिट करने के लिए इथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यूएंस तो वही होता है। मिस्टर घनघोर, तुम ये इंश्योर करो कि तुम्हारी एंगेजमेंट टीम और एक्सपर्ट जितने भी तुमने लिए हैं, चंगू मंगू वृंदा चंदा, जो भी लिए हैं, और जानमल, जो भी लिए हैं, दे ऑल आर कॉम्पिटेंट एंड केपेबल। असाइनमेंट जो लोगों को करोगे, क्वालिटी पीपल का असाइनमेंट करोगे, क्वालिटी मिलेगी। और हे घनघोर, अब हम तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा दें। देखो भैया, चंगू मंगू चंदा वृंदा, इन सबको डायरेक्ट सुपरवाइज परफॉर्मेंस इवेल्यूशन तुमको ही करना है, और रिपोर्ट अप्रोप्रिएट बने ये भी तुमको इंश्योर करना है। और ये चंगू मंगू चंदा वृंदा जो है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये भी तुमको ही देखना है। और चंगू मंगू चंदा वृंदा ने अगर कोई डाउट क्रिएट किया है, कोई कॉम्प्लेक्स मैटर रेज किया है, और वो तुमसे भी नहीं सुलझ रहा है, तो चंगू मंगू चंदा वृंदा के साथ तुम इस मैटर को टेकअप करोगे फर्म लेवल पे कंसल्टेशन। फर्म लेवल में कंसल्टेशन मिल जाता है तो ले लो, फर्म लेवल पे भी कंसल्टेशन नहीं मिलता है तो बाहर जाकर कंसल्टेशन लेंगे, लेकिन लेंगे तो। और सुनो मिस्टर गंगोर, मिस्टर चित चोर आएंगे जो तुम्हारा EQCR करेंगे। तो घनघोर, सारा डॉक्यूमेंटेशन करके रखना रिपोर्ट के पहले, और रिपोर्ट इशू मत करना, क्योंकि मिस्टर चित चोर जो है वो तुम्हारी रिपोर्ट को चेक करेंगे। ओके? तो घनघोर को क्या करना है? सर घनघोर को इंश्योर करना है कि एक EQCR उसके लिए अपॉइंट हो जाए, क्योंकि लिस्टेड कंपनी का ऑडिट एक्स लिमिटेड का EQCR अपॉइंटेड हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखना है। उसके बाद फिर घनघोर को क्या करना है? अगर घनघोर को लगता है कि कुछ डिटेल्स मैटर है जो ऑडिट के दौरान थे और वो चितचोर से डिस्कस करने, तो डिस्कस करे। चितचोर को लगता है कि उसने जब रिव्यू किया है तो रिव्यू करते समय कुछ मैटर आए हैं EQCR के दौरान, तो दोनों मिलकर, चितचोर घनघोर मिलकर चर्चा करेंगे। लेकिन ये घनघोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करेगा जब तक कि चितचोर जो है अपना EQCR कंप्लीट नहीं कर लेता। अब मिस्टर चितचोर क्या करेंगे? मिस्टर चितचोर जो है घनघोर के साथ डिस्कशन करेंगे, वो तो ऊपर ही कर रहे थे। मिस्टर चितचोर रिव्यू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट, इसीलिए तुमको पॉइंट किया है। मिस्टर चितचोर बोलेंगे कि यार मुझे डॉक्यूमेंटेशन, वर्किंग पेपर फाइल लाओ। वर्किंग पेपर फाइल को मिस्टर चितचोर देखेंगे और उसमें से सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट और जजमेंट देखेंगे और कंक्लूड करेंगे कि कि घनघोर की टीम ने सही कंक्लूजन लिए कि, और जो कंक्लूजन इन्होंने लिए हैं उसके हिसाब से इन्होंने रिपोर्ट दी है या नहीं दी। साथ मिस्टर चितचोर को यह भी देखना जरूरी है कि जो
घनघोर की टीम थी, उसने अपनी इंडिपेंडेंस इवेल्युएट की थी। ये भी देखना है कि घनघोर की टीम को जब जब कंसल्टेशन की जरूरत पड़ी उन्होंने कंसल्टेशन किया, और क्या चितचोर को डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ये लगता है कि जो जजमेंट लिए गए हैं और जो रिपोर्ट दी गई है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है? ये पूरी जिम्मेदारी किसकी है? चितचोर की है। EQCR करते समय बाबू दो EQCR थे। एक तो EQCR होता है, ये फिलॉसफी थी, वो SQC1 में थी। EQCR क्या करेगा वो भी कहा थी, SQC1 में थी। एक ऑडिट के दौरान EQCR को क्या करना है वो यहां है। क्वेश्चन आते समय पहले जरा ये ध्यान रखना बाबू कि उसने पूछा क्या है। पता चला EQCR मिला, अपन लिखा है SQC1 वाला, पूछा 220 वाला था। ऑडिट लेवल पे EQCR पूछ रहा है कि फर्म लेवल पे पूछ रहा है? प्लीज मेक श्योर। तो यहां जाकर मेरे दोस्त खत्म होता है आपका SQC, सॉरी SA220 और SQC का डिस्कशन। अब आपके मॉड्यूल में 3 अथॉरिटी की बात की गई है और छोटी छोटी 4-4 नंबर की। पीयर रिव्यूअर, पीयर रिव्यू क्या होता है, क्वालिटी रिव्यू क्या होता है, और नफरा क्या होता है। लेकिन इन 3 चीजों को मैं अभी नहीं लूंगा क्योंकि इन 3 चीजों से अभी अपना कोई संबंध नहीं है। जब कभी रेफरेंस आएगा तब पढ़ पुढ़ा के खत्म कर देंगे, अभी उन तीनों को लेने की जरूरत नहीं है। यहां जाकर थियोरेटिकल एस्पेक्ट जो है आपका खत्म हो जाता है। अब आते हैं अपन उस मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी पर जो हमको दी गई है। मल्टी डिसिप्लिनरी तो क्या बोलूंगा, SA220 पर एक केस स्टडी जो मॉड्यूल में दी गई है अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। RST एंड कंपनी एक फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो ऑडिटर है लिस्टेड कंपनी की जो एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेवी मशीनरी कंपोनेंट। ऑडिट रिपोर्ट 21-22 की, उसमें इंक्लूडेड है मैटर कारो का, जिसमें एक रिपोर्ट देनी है कि रेगुलरली अनडिस्प्यूटेड स्टेट्यूटरी ड्यूज मेंटेन हो रहे हैं या नहीं, ड्यूज स्टेट्यूटरी ड्यूज प्रॉपरली जा रहे हैं या नहीं आ रहे। ऑडिटर ने कमेंट कर दिया कंपनी इज जनरली रेगुलर इन डिपॉजिटिंग द स्टेट्यूटरी ड्यूज टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, इज अबो रिपोर्टिंग क्वालिटेटिव एंड इन लाइन विथ रिक्वायरमेंट्स ऑफ SA220। भाई साहब SA220 ने कहा था कि सरकमस्टांसेस में अप्रोप्रिएट रिपोर्ट दो। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये जनरली रेगुलर वर्ड हम कब लिखेंगे और लिखेंगे भी कि नहीं लिखेंगे। सरकमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, सरकमस्टांसेस अलग अलग हो सकते। पहला सरकमस्टांस, भैया सारे स्टेट्यूटरी ड्यूज प्रॉपरली डिपॉजिट थे, एक ही डेट मिस हो गई थी लेकिन एरियर में कुछ नहीं है, तो आप बिल्कुल लिखो जनरली रेगुलर है एक्सेप्ट 1 और 2 सर्कमस्टांसेस, है ना। लेकिन हर महीने डिले हो रहा है, हर महीने डिले हो रहा है, तो ये जनरली रेगुलर नहीं है, ये जनरली इरेगुलर। तीसरा, हर महीने डिले हो रहा है, एरियर भी है, तो भाई जनरली इरेगुलर भी है और एरियर भी है, वहां ये रिपोर्ट देनी पड़ेगी। भयंकर इरेगुलर है, बहुत आउटस्टैंडिंग है और अनडिस्प्यूटेड आउटस्टैंडिंग है, तो फिर वैसे रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो अब इन्होंने यहां पूछ लिया क्या जनरली रेगुलर सही है, तो सर जनरली रेगुलर लिख देना इज नॉट अप्रोप्रिएट, उसके साथ लिखना पड़ेगा जनरली रेगुलर इन डिपॉजिटिंग द स्टेट्यूटरी ड्यूज बारिंग 1 or 2 circumstances where they have missed the due dates। इतना तो लिखना पड़ेगा, जनरली रेगुलर लिखने से तो काम नहीं चलेगा।
और फिर सर्कमस्टेंशियल देखना पड़ेगा, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में रिपोर्ट क्या होती है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, तो आपके साथ डिस्कस करना था। अब एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी सिनेरियो ले लेते हैं। सीए मृत्युंजय स्टेट्यूटरी ऑडिटर है लिस्टेड कंपनी का, जो एंगेज कर रही है, प्रोवाइड कर रही है सर्विस रिलेटिंग टू टूरिज्म सेक्टर। ही इज अ प्रैक्टिसिंग सोल प्रोप्राइटरशिप कैपेसिटी, ऑडिट ऑफ अबो, एक मिनट, प्रोप्राइटरशिप कंपनी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रही, ध्यान रखना है। Audit of above said listed company was conducted by his proprietary firm and report was issued for 21-22. Subsequently, audit report नफरा ने सिलेक्ट कर ली, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने। वो देखना चाहती है क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही। It was required of him to produce the audit working paper to show that audit was carried out in accordance with standards in auditing. Details of the audit plan and details of the risk assessment procedure carried out to identify and assess the risk of material misstatement in financial statement were called. It was also required to show how response to assessed risk has been designed and implemented. ऑडिट वर्किंग पेपर जो भेजे थे उसने ईमेल के थ्रू, उसमें इंक्लूडेड थी प्रोसीजर ऑन हाउ सम बैलेंसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर वेरीफाइड. Also included in working paper were procedure performed by him relating to verification of inventory, trade receivable and trade payable. Working paper sent by him to the authority did not include the detail on audit plan and the manner of identifying and assessing the risk of material misstatement. जब पूछा गया तो ये रीजन दिया गया that audit was properly planned and required procedure were carried out in relation to material items on test check basis. It has been further clarified by him to the authority that audit was carried out in accordance with the standards and it was practically not feasible for the firm of small size to make the detailed audit plan. वाह 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 वाह, क्या घनघोर बात बोली भाई साहब. It was also put on record with the authority that he had assessed the risk of material misstatement to be low based upon his understanding of the company. He has further reasoned that assessing risk is a matter of professional judgment. Representation has been made by him stating that communication as necessary were made orally with those charged with governance. बहुत ही घनघोर काम कर रहा है यार ये. It was also pointed out to him that engagement quality control review was not carried out. बताओ, listed entity है, EQCR नहीं करवाया. He has answered that no contentious matter arose during the audit. अबे तो contentious matter arose होगा तो EQCR करवाएगा क्या? EQCR तो करवाना जरूरी है ना, contentious matter हो या ना हो. Attention was also drawn to the fact that financial statements of the company were required to be prepared on the basis of Ind AS. However, at some places in notes of the accounts, reference is made to accounting standard which is not applicable to the company. इतनी एरर कर रहा है यार. बोलता डेटा एंट्री में एरर हुई. The errors have been attributed to data feeding entry errors by the junior staff. तो साले कर क्या रहा है? लिस्टेड कंपनी ऑडिटर है, प्रोपराइटर है, साले पहले तो तूने लिया क्यों? तेरी कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस है ही नहीं. व्हाई यू हैव एक्सेप्टेड? चल एक्सेप्ट भी कर लिया तो प्रॉपर प्लान कर, प्रॉपर सुपरवाइज कर, प्रॉपर डायरेक्ट कर, प्रॉपर रिव्यू कर, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड कर, EQCR करवा. कुछ भी नहीं करवाया. हे घनघोर, क्या कर रहे हो? Based upon above, answer the following question. It has been contended by the auditor that audit was properly planned. He has further stated that it was practically not feasible for him, for a small size company, to prepare a detailed audit plan. Which of the following views is the most appropriate in this regard? Audit was in fact planned and evidenced by the auditor's submission. No. Although auditor has no record of audit plan, it does not affect the compliance with SA 220. Since auditor has no record of audit plan, it goes to show non-compliance with SA 220. Audit was in fact planned as evidenced by the audit submission. However, there is an exemption to small CA firm doing away the
नंबर सम डॉक्यूमेंटेशन किसने दे दिया, कब दे दिया, कहां दे दिया। डी महागलत, ए गलत ही गलत, बी और गलत, तो सही कौन है? सही तो सी है। लेकिन मुझे इंस्टीट्यूट के आंसर पर भरोसा होता कम है, लेकिन अभी तो बिल्कुल सही है। चलो दूसरा, auditor has reasoned that risk of management statement has been assessed too low based upon the understanding of the company and its matter of professional judgment. Identify the most appropriate. Pavle, assessing of risk of material misstatement is a matter of professional judgment. It cannot be demanded from him how his judgment is arrived. ऐसा थोड़ी होता है। मैं EQCR वाला हूँ भैया, और EQCR क्या कोई भी बैठेगा तो तेरे से पूछेगा कैसे आया तेरा जजमेंट। साला एक्सटर्नल ओ सॉरी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बैठा क्यों है? जजमेंट लेने के लिए बैठा है ना। तू ये थोड़ी बोल सकता है कि मैंने जजमेंट ले लिया, तुम कौन मेरे जजमेंट को जज करने वाले। कौन होता है? Although auditor has not submitted records of how the risk of management statement was arrived at, it does not affect the compliance with the 220. Since auditor has no record how the risk of management statement was arrived at, it goes to show non-compliance with SA 220. C ही सही है। चौथा, such a query itself is an outside the mandatory of authority. पागल है क्या? C is the right answer. कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए, आइए। किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही ऑनलाइन? समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन? ओ हेलो, फंडामेंटली सॉल्व किया है अपन ने, समझ में आ रहा है ना? गुड। Considering auditor's point of view regarding engagement quality control review, identify the most appropriate statement below. Engagement quality control review is mandatory in such type of engagement. It was not proper for auditor to bypass such review. He has violated mandatory requirement of SE 220. Yes, listed company है, लगता तो यही है। Engagement quality control review is optional. पागल है क्या? No contingent. पागल है क्या? Engagement quality control review is depending upon the benchmark established in the SQC1. If those benchmark are satisfied, such a review is necessary. भाई साहब benchmark मेरा तो यही है कि वो listed entity है। अब मुझे ए और डी में से चुनना है कि कौन सा सही है, और हमारे हिसाब से कौन सही है। अरे सही पूछा है कि गलत पूछा है? पता गलत तो नहीं देख लिया, तीसरा ही पूछा है ना। हाँ तो इसका आंसर क्या दे रहा है? गजब। ए हाँ सही तो दे रहा है, बिल्कुल सही। मैंडेटरी इज राइट। ओके। कंसिडरिंग ऑडिटर्स रिप्लाई रिगार्डिंग एरर्स इन डेटा फीडिंग। अरे पागल है क्या? डेटा फीडिंग में काम गलत हो रहा है तो उसके लिए तू ही जिम्मेदार है। By junior staff in relation to accounting standard, which of the following statement is proper? Such are examples of clerical error encountered during the preparation of report. This is no question of non-compliance. पागल है क्या? Appropriate report देनी है। Such are example of clerical error encountered during the preparation of report. These has no effect of auditor's opinion. Consequently, question of non-compliance with SA 220 doesn't arise. पागल है क्या? Such are example of serious lapses on part of auditor showing non-compliance with SA 220. Yes, such are the example of serious lapses on part of auditor. However, these are not related to compliance with SA 220. भाई साहब डी तो बिल्कुल ही नहीं है, सी ही इंपॉर्टेंट है और सी ही आंसर है, और सी ही क्वालिटी कंट्रोल में भी आएगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए आखिरी बात, ऑन योर ओवरऑल रीडिंग द केस स्टडी, which of the following statement appears to be true? Firm has an effective system of quality control described in SQC1. Audit engagement has also been performed in accordance with SA 220. घटिया। The firm does not have effective system of quality control described in SQC1. Audit engagement has also not been performed accordance with SA 220. बिल्कुल सही। SQC1 is not applicable in case घटिया। SQC1 is not applicable in case घटिया। B is the right answer. तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये था आपका चैप्टर नंबर 1। इसके अंदर अपन ने सिर्फ 3 चीजें छोड़ी। अरे 3 चीजें छोड़ी भी क्या है, इसलिए छोड़ दी है कि आखिरी आखिरी में पढ़ा दूंगा, तो पूरा क्या खत्म कर लेना। 4-4 नंबर की 3 चीजें, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू और नफरा, ये तीनों आगे आएंगे, मैं पढ़ाऊंगा तीनों, भी लेने की जरूरत नहीं है, अभी यही खत्म हो जाता है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1।
6 घंटे के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 को खत्म किया है। इन 6 घंटे के लेक्चर्स को 2x पर चलाकर आप 3 घंटे में देख सकते हो। और 3 घंटे में ये लेक्चर अब आपको देखना है कब? 15 दिन के बाद। गूगल की टू डू लिस्ट में डाल लीजिए। तीसरे 15 दिन के बाद आपको ये 3 लेक्चर एक बार और देखना है। अपनी लेक्चर देखना है तो देखिए, नहीं तो आप अपनी कॉपी से रिवाइज कीजिए। गॉट इट? क्वेश्चन भी अपन ने उस दिन कर लिए थे। ऐसे 220 का कोई क्वेश्चन बचा हुआ है क्या इसमें? ये तो इसके जीवन का था। ये तो हो गया। तो ये हुआ आपका SQC 1। नोट्स अपलोड हो गए हैं। ATV पे अपलोड कर तो दिए बेटा मैंने, कल रात को ही तो किए क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा 426 वाले नहीं हुए अभी, अभी करवा देता हूँ। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। कल से शुरू करते हैं। अब हम कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, पहले वो भी प्लानिंग बना ले। आइए जरा चलते हैं। एंड नाउ वी विल स्टार्ट। पहले मैं इनिशियल पेजेस में जाऊंगा। चैप्टर 1 में उन्होंने जो हमको बोला 1 and 220, ठीक है। अब उसके बाद वो चालू होंगे चैप्टर 2। और चैप्टर 2 में उन्होंने बोला जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये जो नोट नीचे दिया हुआ है, दैट कंटेंट्स ऑफ ऐसे 200, 210, 230 जो कवर किए गए थे इंटरमीडिएट लेवल में, इसलिए उनके एप्लीकेशन पार्ट जो है वो डिस्कस होंगे, डिस्कस इन फॉर्म ऑफ केस स्टडी एट फाइनल लेवल। तो फाइनल लेवल में उनकी केस स्टडीज करनी है। तो एक काम करते हैं, कल एसिड 200 का एक पूरा रिवीजन लेते हैं जो इंटर का है। परसों एसिड 210 का पूरा रिवीजन लेते हैं जो इंटर का है। फिर एसिड 230 का रिवीजन लेते हैं जो इंटर का, और उनकी केस स्टडी भी सॉल्व करते हैं। मतलब 200, 210 एंड 230 को एक एक दिन अपन लेंगे, और एक एक दिन में वो तीनों खत्म करके एक दिन उन तीनों के केस स्टडी सॉल्व कर लेंगे। वो करने के बाद अपन आएंगे 240, 250, 260, 299 और 402। मेरी स्ट्रेटेजी समझ में आई आपको क्या करना अपने को? एक दिन 200, एक दिन 210, एक दिन 230, एक दिन इन चारों की स्टडी। आज 5वें दिन से चालू होगा ऐसे 240, 250, 260, 299, 402। मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता कि कहीं भी गड़बड़। कर लेंगे खत्म चैप्टर 2 को। गॉट इट? की बातें करते हैं।